गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बबलू राव। आज हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर 5 का डिस्कस करने को जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाने की प्रयास करिएगा। तो चैप्टर 5 का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों की आवर्त वर्गीकरण। तत्व क्या चीज़ है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में उसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब हम लोग यहाँ जितने भी हमारे आसपास के तत्व हैं, जितने भी वस्तु देखते हैं, वो किस किस रूप में पाया जाता है। तो तत्व के रूप में पाया जाता है, मिश्रण के रूप में पाया जाता है और यौगिक के रूप में। ऐसा हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट की तत्व। तत्वों का वर्गीकरण करना है तो तत्व क्या चीज़ होता है उसके बारे में जानते हैं। तत्व ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है। मतलब जैसे कि कोई चीज़ बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के रूप में ले लिए चांदी। तो चांदी सिर्फ एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। उदाहरण के लिए सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अब ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ले लिए, अगर ले लेते हैं कुछ उदाहरण के तौर पे साबुन ले लेते हैं। तो साबुन एक प्रकार के तत्वों से नहीं बना है, वो 2-3 तत्व मिलकर साबुन का निर्माण हुआ। तो तत्व का मतलब समझ गए होंगे। तो आज तक इस दुनिया में कुल 118 तत्वों की खोज हो चुके हैं। कितने तत्वों की खोज हो चुके हैं? 118। अब इस तत्व का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक पड़ा, क्यों जरूरी है? वर्गीकरण की आवश्यकता है। तत्वों की वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनका अध्ययन को आसान बनाने हेतु तत्वों का वर्गीकरण करना अति आवश्यक पड़ेगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक पड़ा। तो पॉइंट वाइज लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें अध्ययन को आसान बनाने के लिए इनका वर्गीकरण करना पड़ा। और सबसे पहले तत्व को धातु और अधातु में बांटा गया था। ये हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। तत्वों को किस रूप में बांटा गया था? धातु और अधातु रूप में। अब इसको वर्गीकरण करने के लिए तरह तरह के वैज्ञानिक यहाँ पर आए और अपना योगदान दिए। तो सबसे पहले आते हैं डोबेराइनर के त्रिक नियम। डोबेराइनर के त्रिक नियम, जो डोबेराइनर थे वो त्रिक नियम का प्रतिपादन किया। किस चीज़ का? त्रिक नियम का। तो डोबेराइनर जी क्या बोले? जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार, जब तत्वों को उनके परमाणु भार कहो या तो परमाणु द्रव्यमान कहो, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया। तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक नियम कहा गया। इस नियम के मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है, यानी कि माध्य होता है, उनके औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस नियम को डोबेराइनर के त्रिक नियम कहा गया। उदाहरण के तौर पर लिया जाता है लिथियम, सोडियम, कैल्शियम। उदाहरण क्या क्या है? लिथियम, सोडियम, कैल्शियम। तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम। अगर लिथियम का यहाँ पर Li मतलब लिथियम। लिथियम की परमाणु द्रव्यमान करीब 7 के लगभग होता है। और पोटेशियम की परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। अब इसका अगर औसत निकालते हैं दोनों का, लिथियम और पोटेशियम का, तो 7 और 39 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 46।
और यहाँ पर 2 संख्या है और 2 से इसको भाग करेंगे तो 46 को 2 से भाग करेंगे तो कितना जाता है, 23 आ जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि इसकी परमाणु सोडियम की परमाणु द्रव्यमान है जो ये अन्य दोनों तत्वों की परमाणु द्रव्यमान के औसत हुआ। इसी तरह से आपका है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और एक है क्लोरीन, ब्रोमोन और आयोडीन। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब सीमाएं, इसका कहाँ तक सीमाएं थे, मतलब कहाँ तक ये सक्सेसफुल हुआ। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम, तत्वों में केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके। उस समय जितने भी तत्वों का ज्ञात हो चुका था उसमें से केवल 3 ही त्रिक बना, मतलब 3 ही ग्रुप बना। इसके आगे अगर बनाना चाह रहे थे तो नहीं बन रहा था। उस समय जितने भी तत्व ज्ञात था उसका 3 ही ऐसा ग्रुप बना जो कि पहला और अंतिम को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग देंगे तो बीच वाला के बराबर आएगा। तो इस कारण से ये भी अनसक्सेसफुल यानी कि फेल हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, न्यूलैंड्स के अर्थशास्त्र सिद्धांत। अब न्यूलैंड्स जी आए, न्यूलैंड्स आते हैं और न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो पाया गया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्वों के समान होते हैं। डोबेराइनर की तरह न्यूलैंड्स भी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया। तो सजाने पर उन्हें क्या पाया गया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले वाला तत्व के गुण के समान पाया गया, जिसे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत कहते हैं। इस तुलना न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अब न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का तुलना संगीत के अष्टक से की गई है, इसीलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। सा से शुरू हुआ था फिर सा आ जाता है 8 नंबर में। तो पहला वाला तत्व और 8वां वाला तत्व क्या होता है, समान होता है। जैसे कि हाइड्रोजन लिए, लिथियम लिए, बेरिलियम लिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में फिर से हमें आ जाता है ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का गुण क्या पाया गया, समान। यानी कि हाइड्रोजन का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये सभी की संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। तो इस नियम को बोला गया है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत। जैसे कि यहाँ लिथियम एवं सोडियम धातु का गुण समान पाया गया। लिथियम और सोडियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 1 होगा, के में 2 और एल कक्षा में 1। उसी तरह से यहाँ पर है सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 1, 2 8 1, और 2 8 1 करेंगे तो इसका भी अंतिम कक्षा में 1, और लिथियम का करेंगे तो इसका भी अंतिम कक्षा में 1, यानी कि दोनों समान गुण के पाए गए। अब इसका सीमाएं कहाँ तक रख पाया, ये कहाँ तक सक्सेसफुल रहा। तो न्यूलैंड जिस समय अपना ये वर्गीकरण कर रहा था उस समय कुल 56 तत्व की खोज हो चुके थे। तो उस समय इसकी सीमाएं क्या है, यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक या तो हल्के धातु में ही केवल लागू हो पाया। जो सारे गामा पधा निशा वाला कर रहे थे ये केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, इससे आगे नहीं हो पाया। ये इसका एक कमी हो गया। दूसरा, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। बाद में जो नया तत्व की खोज हो गया
वो सारे गामा पधा निशा कैसे मेल नहीं खाता था। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा बल्कि असमान तत्व जिनका गुण में भी कोई समानता नहीं थे उसे भी एक स्थान में ही रख दिया गया। तो ये इसका कमी थी, सीमाएं थी। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कोबाल्ट और निकेल को, और यहाँ पर सिलिनियम और सी और La को इस तरह से ये कर दिया। तो ये इसका कमी होगी। अब हम लोग इसी तरह से आते हैं मेंडलीफ आवर्त सारणी। अगले साइंटिस्ट कौन आए? मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि किसी भी तत्व का भौतिक गुण और रासायनिक गुण को देखोगे तो उनका परमाणु द्रव्यमान जिस तरह से बढ़ेगा उसी तरह से उनकी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब जिस तरह से परमाणु द्रव्यमान आगे की ओर बढ़ेगा और कुछ ऐसा निश्चित समय आएगा उस समय में वो सेम गुण के पाए जाएंगे। इसका भौतिक और रासायनिक दोनों गुण ही समान पाए जाएंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की रासायनिक गुणधर्म पर आधारित था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित था? तत्वों की मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितना ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे? 8, जिन्हें समूह कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। यानी कि कॉपी वाला लाइन कितने होते हैं? 7, जिसको आवर्त के नाम से, और जो टेबल पहाड़े वाला लाइन है उस तरह का लाइन कितना था? 8 था, जिसे समूह कहा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। इसका क्या उपलब्धियाँ थी? अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। कुछ ऐसे तत्व हैं अज्ञात तत्व जिसके लिए वो खाली जगह छोड़ दिया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है समान गुण वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया। जो समान गुण वाले तत्व है उसको एक ही स्थान में वो रख दिए। कौन? मेंडलीफ भाई साहब। पिछले व्यवस्था को छोड़े बिना अक्रिय गैस का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रख दिया जा सकता था। अब इसका सीमाएं। समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं की। जो समस्थानिक की स्थिति था उसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। कहने के तात्पर्य जिसका परमाणु द्रव्यमान, कुछ तत्वों की परमाणु द्रव्यमान है समान होते हैं, तो उसको प्रॉपर जगह नहीं दे सका। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना मतलब हाइड्रोजन को निश्चित जगह भी नहीं दिया, उनके स्थान छोड़ दिया गया। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम, और कुछ तत्वों की परमाणु द्रव्यमान का क्रम है अनुचित है, मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं, जो इसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है उसको पहले और कम वाला को बाद में, ऐसा भी कर दिया इन्होंने। और ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी इस तरह से है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और इधर से 8, 6 आवर्त और समूह 8, इस तरह से इन्होंने रखा था। अब आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी तो आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं? तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा उसका परमाणु संख्या आधारभूत गुणधर्म है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। बाकी बात जितना भी वैज्ञानिक आए वो सब परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखें, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी वैज्ञानिक आए
वो परमाणु संख्या द्रव्यमान को नहीं लिया, बल्कि तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्तफलन होते हैं। ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया इन्होंने, और इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी रखें। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ धातु है और उपधातु है और अधातु है। एक नंबर में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। ऑर्गन के बाद में आता है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कॉपर, जिंक। 10th क्लास में ये 30 तक लगभग आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और वो भी अगर याद नहीं होता है तो एक ट्रिक अपना लेना, ह ही ली, ह ही ली, बे ब क नो फ नी। अगला समूह आते हैं ना, मांगो, आलू, सेब, पसंद, कर लो, ऐश्वर्या, राय की, कंगन। सती, वक्र, माफ, करो, नी, कजन। तो ये ट्रिक है, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का आता है नेक्स्ट टॉपिक, मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष। आधुनिक के दोष, आधुनिक मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी का दूर किससे किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी से। तो आवर्त सारणी दूर हो गए, समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट हो गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया। कोबाल्ट जिसका परमाणु संख्या 27 है वह निकेल से पहले आएगा। कोबाल्ट जिसका परमाणु संख्या कितना है? 27, वह निकेल से क्या होगा? पहले आएगा। जबकि परमाणु संख्या सदैव पूर्ण होती है, अतः हाइड्रोजन और हीलियम के बीच कोई भी तत्व नहीं आएंगे। तो ये था उसका कमी, उसको दूर किया गया। अब आते हैं परमाणु संख्या किसे कहते हैं। परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से। और परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं और परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। यानी कि क्षैतिज पंक्तियां की संख्या क्या है? 7, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या कितना है? 18, जिसे किस नाम से जानेंगे? समूह। और क्षैतिज को आवर्त। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। उदाहरण के रूप में लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5। इन सभी तत्वों की कोषों की संख्या समान है। कहने के तात्पर्य देखो, ये लिथियम हो गया, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी तत्वों की कक्षा की संख्या कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। लिथियम का 2, बेरिलियम का 2, सभी का कितना होगा? 2। ये सब नाइट्रोजन, नियन तक सभी का 2 तत्व परमाणु 2 तत्वों की कोषों की संख्या होगा, यानी कि कक्षा की संख्या। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। उदाहरण, समूह 1 हाइड्रोजन 1, लिथियम 2 1, नाइट्रोजन 2 8 1,
पोटेशियम 2 8 8 1। यानी कि एक समूह में अगर ऊपर से नीचे आता है समूह में, तो सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संयोजी इलेक्ट्रॉनिक या तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समान होता है। पहला में 1 होगा, दूसरा में सभी का 2 होगा, तीसरा में 3 होगा। मतलब यहाँ पर इस तरह से कहा जा सकता है हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ से आएंगे इस तरह से। ये यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के बाद में कैल्शियम, फिर फ्रेंशियम। ये सभी की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। जबकि यहाँ पर दूसरा में आ जाता है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सब की कितना होगा, 2। जबकि यहाँ आता है स्कैंडियम, इट्रियम, ये सभी का कितना होगा, 3 होगा परमाणु का। 3 वो सभी की 3 होगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन। सभी का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। माफ कीजिएगा, 3 परमाणु संख्या बोला गया था। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। अगर नीचे जाओगे तो कोष की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2 कोष, उससे आगे जाए तो 3 कोष, उससे आगे आए तो 4, उससे आगे जाओगे तो 5, इस तरह से बढ़ते जाएगा, 7 तक बढ़ेगा। किसी भी आवर्त सारणी में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोष में भर जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधार आवर्त में तत्वों की संख्या बता देता है। यानी कि विभिन्न कक्षों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या चीज़ को बताता है, आधार आवर्त की संख्या को बता देता है। जितने कक्षा के लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही आवर्त। जैसे कि मैग्नीशियम का 2 8 2, तो इसकी 2 8 2 कक्षा की संख्या कितना हो गया, 3। मतलब आवर्त की संख्या कितना हो गया, 3। और किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र 2n² द्वारा निरूपित किया जाता है, जहाँ n दिए गए कोषों की संख्या है। उदाहरण के रूप में k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8, m में 18 और n में। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। तत्वों की स्थिति क्या चीज़ को बताती है, रासायनिक क्रियाशीलता को। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आवरण प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति जानते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान होती है, परंतु आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद में घटकर 0 तक आती है। जैसे कि तीसरा आवर्त में आते हैं तो सोडियम में का 1, मैग्नीशियम का संयोजकता 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 3, फिर ये 2, सल्फर का, क्लोरीन का 1, फिर ऑर्गन का 0। 1 से बढ़ के 4 तक गया, फिर 4 से और बढ़ते हुए फिर यहाँ तक 0 तक आया। अब परमाणु साइज जानेंगे कि परमाणु साइज किसे कहते हैं। परमाणु साइज से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु की केंद्र से बाह्यतम कोषों की दूरी ही परमाणु साइज कहलाता है। परमाणु के केंद्र से बाहर की कक्षा की ओर जितना बाहरी कक्षा की जो दूरी है ना, उसको परमाणु साइज के नाम से जानेंगे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज की त्रिज्या घटती है। जब बाएं से दाएं जाओगे तब परमाणु साइज का त्रिज्या क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। क्योंकि नाभिक की आवेश क्या करती है, उसको अट्रैक्शन करता है, खींचता है। यह कारण क्या होती है, उनके आवेश में क्रमिक वृद्धि हो जाती है। जैसे कि थर्ड आवर्त, सोडियम का त्रिज्या 186, मैग्नीशियम का 160, एल्यूमिनियम का 163, फिर इधर आते आते 99 हो गया।
मतलब कि ये क्या हो गया, घटते गए। अब समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती जाती है। समूह 1, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ा। अब आते हैं धात्विक गुण। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन प्राप्त करता है, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है, हम बता रहे हैं। वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन प्राप्त करता है, जिसे धात्विक धातु कहते हैं। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं से बाएं तरफ पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं तरफ जितने भी हैं वो क्या हैं, धातु हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धन आयन बनाते हैं। धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। इसी कारण से धातु क्या कहलाता है, विद्युत धनात्मक तत्व। समूह में ऊपर से नीचे की ओर नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि सजगता इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाता है और बाहर का इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाएगा। अब आते हैं अधात्विक गुण। अधातु का गुण क्या होता है। पहले तो अधातु किसे कहते हैं, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर ऋण आयन प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ऋण आयन प्राप्त करते हैं, उसे अधातु कहते हैं। और अधातु के गुण, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये ऋण आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण होते हैं। दूसरा, अधातु आवर्त सारणी में दाईं ओर पाए जाते हैं। राइट साइड जितने भी रहेंगे वो क्या होंगे, अधातु। आवर्त में आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ पाए जाएंगे वो। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम होती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या तो अर्धधातु पाए जाते हैं। ये कुछ धातु के तथा कुछ अधातु के गुण को दर्शाते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पर गुण दिया गया है, आवर्त में परिवर्तन, कारण, समूह, ये वही सब है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखिए जो डोबेराइनर के त्रिक को दर्शाते हैं। 3 तत्वों का नाम बताना है। कितना तत्व को, 3 तत्व को डोबेराइनर के त्रिक को दर्शाएगा। तो वो 3 तत्व कौन से हैं, 3 तत्व यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग देख सकते हैं। वे 3 तत्व फर्स्ट पेज में, ये 3 तत्व यहाँ से बता सकते हो। ये वाला को बताओ, ये वाला को, या तो ये वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। नीलेंस के अष्टक नियम के 2 सीमाएं अभी बता दिया गया। मतलब ये सब आराम से आप बता सकते हो। ये देख 2, 8, 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व के नाम। 2, 8, 10, 10 और 3 कितना, 13। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, 2, 8, 3, 13 इसका तत्व का नाम। तो 13 में कौन आता है, एल्युमिनियम। इसकी संयोजकता क्या होगी, संयोजकता जो अंतिम में होगा वही संयोजकता हो जाता है। तो इसकी संयोजकता कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इधर आप एक बार देख के बना सकते हो, ठीक है बच्चों। गुड नाइट, गुड बाय। आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं और इस तरह से बने रहिएगा। आगे फिर से हम नए वीडियो लाएंगे और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह का वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा और हम कुछ भी डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। ओके, बाय बाय।